दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई बहुत ही खतरनाक हॉरर सीरीज को जिसका नाम है खौफ। ये बहुत ही बढ़िया वेब सीरीज है। उम्मीद करता हूं कि आपको यह सीरीज और मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आएगी। अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो दिल्ली के शहर में हर साल भारत के कोने कोने से लड़कियां काम की तलाश में नए नए सपने लिए आती हैं, लेकिन उन्हें दिक्कत तब होती है जब अनजान शहर में रहने की कोई अच्छी और सस्ती जगह न मिले। और बस इसी के रूप में आधारित है यह सीरीज। दिल्ली शहर में आने वाली ज़्यादातर वर्किंग लड़कियों का एक ही आसरा है, प्रगति वर्किंग वुमेन हॉस्टल, और यह मौजूद है जंगल के इलाके में जो काफ़ी आइसोलेटेड और हॉन्टेड भी है। तो सीरीज की शुरुआत में हम अनु नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि इसी हॉस्टल में आ रही थी। तभी कोई उसको लेजर गन से छेड़ रहा होता है। वह इस हॉस्टल के अंदर पीछे वाले रास्ते से आ रही थी जो कि एक पतली सी लेन थी, क्योंकि यही वो लेन थी जो कि मेन रोड पर जाके कनेक्ट होती है, जहाँ से ही इन सबको पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिला करता है। खैर अब अनु परेशान होकर अंदर जाती है, जहाँ पर हम हॉस्टल की सिचुएशन को देखते हैं जो कि बहुत ही बेकार थी, लेकिन बजट में सबके पास यही अवेलेबल था और यहाँ का गार्ड भी काफ़ी सुस्त टाइप का था। अनु रूम नंबर 333 में रहती थी और उसके ही बगल में उसकी 4 दोस्त भी हैं। हालांकि यहाँ पर और भी लड़कियाँ और लेडीज हैं, लेकिन इन 5 का ग्रुप यहाँ पर काफ़ी लोकप्रिय था, जिनमें है निक्की जो कि एक अच्छे घर से है, लेकिन बोलते टाइम वह हकलाती है और बचपन से उसको सबने इग्नोर किया है, जिस वजह से वह यहाँ आकर रह रही थी। यहाँ पर उसके हकलाने को कोई भी जज नहीं करता था। कोमल की बात करें तो वह एक समय पर कॉल गर्ल हुआ करती थी, लेकिन अब वह उन सब से दूर रहना चाहती है। उसके बाद बात करें रीमा दी के बारे में तो वह अभी 1.5 महीना प्रेग्नेंट है और उनकी एक और बेटी भी है, लेकिन वह यहाँ पर हॉस्टल में इसलिए रह रही थी क्योंकि उनके ससुराल वाले एक और लड़की होते ही बच्चा गिरवा देते। वह यहाँ अपने आप को सेफ फील कर रही थी। इन तीनों के अलावा एक और साथी थी जिसका नाम लाना था। लाना के बारे में बात करें तो वह एक हेयर होस्टेस थी और बिंदास रहने वाली लड़की थी। और आखिर में खुद अनु, जिसने अपने ही बॉयफ्रेंड की सोसाइटी में बिना बताए फ्लैट रेंट पे ले लिया था, क्योंकि वह उसको और उसके घर वालों को इम्प्रेस करना चाहती थी। लेकिन जो उसकी बाकी चारों दोस्त हैं वह उसको हमेशा समझाती हैं कि अनु का बॉयफ्रेंड उससे शादी नहीं करेगा, क्योंकि उसने अभी तक अनु के बारे में अपने परिवार को नहीं बताया था। खैर अब कहानी 6 महीने आगे बढ़ जाती है, जहाँ पर हमको एक शॉकिंग चीज़ पता चलती है कि अनु अब जिंदा नहीं है। एक ट्रक एक्सीडेंट के दौरान वह खत्म हो चुकी है। सबसे बड़ी बात कि उसको छोड़ने के लिए इस हॉस्टल की वार्डन ग्रेसी डगडुग खुद गई थी और उसके सामने ही अनु ने दम तोड़ा था। अब इस चीज़ से यह चारों लड़कियां सहमी हुई थी। वह इस कदर सदमे में थी कि वह हॉस्टल से बाहर तक नहीं जाते थे। उन सबकी बॉडी पे काफ़ी कट मार्क्स भी थे और अब इस रूम नंबर 333 को बंद करके रखा जाता था। इनफैक्ट वार्डन हमेशा उनसे कहती रहती थी कि इन चारों लड़कियों को बाहर निकलना होगा, लेकिन वह बाहर नहीं जाती थी। यहाँ पर रात को इस रूम से कुछ खतरनाक आवाज़ें आया करती थी, लेकिन ग्रेसी ने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि इससे हॉस्टल को बंद कराया जा सकता था। खैर इसी के साथ कहानी आगे बढ़ती है। जब इनकी तरह ही ग्वालियर से माधुरी किरण AKA मधु नाम की लड़की दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अपने बॉयफ्रेंड अरुण से मिलती है और उसके भी कुछ सपने और डर थे, जिसकी वजह से वह यहाँ पर आ गई थी। अब मधु और अरुण दोनों ही ग्वालियर में सेम कॉलेज से थे, लेकिन मधु उसकी जूनियर थी और अब दोनों साथ रहना चाहते थे। अब अरुण, जो कि एक हॉस्पिटल में काम करता है, वह मधु को अपने रहने की जगह पर लेते आता है, जहाँ पर नहाते टाइम मधु अपने कान को नोटिस करती है, जिसके बाद में अरुण और मधु इंटीमेट होने लगते हैं। लेकिन मधु को तभी काले नकाब पहने कुछ लोग दिखते हैं, जिसके चलते वह रुक जाती है। यानी कि कोई ऐसा ट्रॉमा जिससे कि यह दोनों ही दिक्कत में हैं और वह अपनी ज़िंदगी को नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। असल में मधु और अनु की बेला नाम की एक जानकार लड़की है, जो कि उसकी कजन या फिर दूर की फ्रेंड हो सकती है, जिसने यहाँ पर काम का जुगाड़ मधु के लिए करवाया था। अब इंटरव्यू भी होता है और बेला की सोर्स से मधु सेलेक्ट भी हो जाती है और साथ ही साथ बेला की नकुल नाम के लड़के से शादी होने वाली है, जिसके चलते मधु उसको देखते ही डर सी गई थी और उसके एक्सप्रेशन बिल्कुल बदल जाते हैं। एनीवेज, बेला ने मधु को सस्ते में रहने के लिए एक हॉस्टल भी सजेस्ट किया, जो कि गेस करिए कौन सा हॉस्टल होगा। जी हाँ, प्रगति हॉस्टल, जहाँ पर ग्रेसी से मिलकर उनको रूम नंबर 333 खाली मिल जाता है और मधु को भी रूम बढ़िया लगता है। लेकिन 6 महीने पहले तो रूम की रंगत ही अलग थी और आज यह बिल्कुल ही खंडहर जैसा डरावना प्रतीत हो रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर एक ट्रंक भी रखा हुआ था। खैर अब इस हॉस्टल में रहने के लिए जॉब ज्वाइनिंग लेटर चाहिए, किसी जानने वाले गार्डियन का लेटर, सिग्नेचर वगैरह भी चाहिए। तो अरुण अपनी ही एक काफ़ी सीनियर साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर सोहिनी से मिलता है और उससे हेल्प मांगता है, जिन्होंने अब क्लिनिक घर पर ही ओपन कर लिया था, जो कि अपनी बेटी कियारा और बिल्ली, जिसका नाम राक्षस है, उसके साथ रहती है। डॉक्टर सोहिनी को एक असिस्टेंट भी चाहिए होता है, तो मधु अब डबल काम करने लग जाती है।
साथ ही साथ रूम नंबर 333 में शिफ्ट होने का भी सोच लेती है। हालांकि अरुण उसको मना करता है, लेकिन यहाँ पर वह मानती नहीं है। एनीवेज अब हम रूम नंबर 333 के अंदर 3 लड़कियों को बीजा बोर्ड खेलते देखते हैं, क्योंकि इस रूम को हॉन्टेड बताया जाता था। अब शुरुआत में तो कुछ नहीं होता और लाना भी इन तीनों को रोकती है, लेकिन तभी अचानक से हम किसी जले हुए काले साए को रूम के अंदर देखते हैं, जो कि गेट बंद करके इन तीनों लड़कियों को हॉन्ट कर रहा था और पूरा हॉस्टल उनके चिल्लाने से गूंज उठता है। यह सब ग्रेसी जानती तो थी, लेकिन उसको यही लगता था कि यह सब लाना और उसका ग्रुप करता है। अब हमको एक खास बात पता चलती है। यहाँ पर एक और प्लॉट कहानी के साथ जुड़ता है, जो कि ग्रेसी की पुलिस कांस्टेबल ईलू मिश्रा दोस्त है, जो कि ड्रिंक करती है और मस्त रहती है। लेकिन आज वो दुखी है, क्योंकि पिछले 6 महीने से उसका लड़का जीवा गायब है। हालांकि वो ऐसा करता रहता था, लेकिन इस बार मैटर अलग था। अब वो कंप्लेंट भी फाइल नहीं कर सकती थी, क्योंकि इससे उसकी नौकरी पर बात आती। रीजन यह था कि उसका बेटा बब्बन नाम के लड़के और एक हकीम के साथ मिलकर कुछ इनलीगल काम करता था, जैसे कि बिच्छू का तेल बेचना और लड़कियां लाना। यह सब जानने के लिए ईलू बब्बन को उठाती भी है, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगता। उसको नहीं पता था कि उसका लड़का जीवा कहाँ पर है। अब बब्बन की दुकान हाकिम के घर के दरवाजे के जस्ट सामने ही होती है, जो कि झुमके बेचने का काम करता था। खैर, अब फाइनली मधु हॉस्टल के रूम नंबर 333 में शिफ्ट होती है, जिसको काफी समय बाद खोला गया था। ग्रेसी मधु को वार्न करती है कि लाना के ग्रुप से वह दूर रहे, क्योंकि वह यहाँ पर किसी को टिकने नहीं देते, जबकि हम जानते हैं कि ऐसा नहीं है। हमने साफ साफ देखा है कि रूम के अंदर कोई ना कोई एंटिटी मौजूद है, और यही रीजन था कि यह हॉस्टल सड़ रहा था। अब मधु लाना और बाकी सबसे फ्रेंडशिप करने की कोशिश करती है, लेकिन सब उस पर गुस्सा करते हैं। उससे गेट पर दस्तक भी होती है, तो मधु को लगता है कि सब उसको परेशान कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। वह सब मधु को कहते हैं कि वह भाग जाए, क्योंकि वह नहीं भाग पाई थी, लेकिन मधु अभी उनको इग्नोर करती है। तो इसी के साथ मैं एक और कहानी ऐड करूँगा, जो कि मधु की पास्ट की है। असल में मधु का ग्वालियर से दिल्ली आने का कारण सिर्फ काम करना नहीं था, बल्कि उसका डार्क पास्ट था। अब 1 साल पहले कॉलेज के एनुअल फंक्शन वाले दिन अरुण और मधु मिलने वाले थे। मिलने से पहले मधु ने रेडी होकर अपनी फोटो अरुण को भेजी थी, जिसके बाद वह मिले, लेकिन तभी कुछ नकाब पहने लोग आए और मधु को लैब के अंदर ले गए और उसके साथ गलत काम किया। आपको यह याद होगा कि शुरुआत में इंटीमेट होते टाइम मधु को नकाब वाले लोग दिखाई देते हैं, तो यही उसका डार्क पास्ट था, जिसकी वजह से वह डर में रहती थी और परेशान भी रहती थी। इनफैक्ट वह अपने कटे हुए कान को नोटिस कर रही थी, यानी कि उसके झुमके को खींच लिया गया था। अब इसी वजह से अरुण और मधु दोनों ही परेशान हैं, लेकिन मधु ने उस लड़की की झलक देख ली थी, उसका नाम भी सुना था, जो कि था नकुल, और बेला के फियांसे का नाम भी नकुल ही था। इसलिए ही मधु उसको देखकर डर गई थी। मधु ने इस चीज़ की कंप्लेंट डर की वजह से नहीं करी। खैर, अब अपना शक दूर करने के लिए मधु नकुल के ऑफिस में जाती है, जहाँ पर वह उसके ग्वालियर की लिंक को ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नकुल उसको देख लेता है। तभी मधु डर के मारे वहाँ से भाग जाती है और उसको कोई भी सबूत नहीं मिलता। उसको लगता है कि जैसे वही पागल हो। अब मधु दिल्ली की लोकल बसेस में ट्रैवल करती है, जहाँ पर रोज उसको लड़के छेड़ते और वह परेशान रहती और अकेली हो जाती, लेकिन स्टिल वह स्ट्रगल करती रहती है। खैर, डॉक्टर की बेटी कियारा के साथ उसकी अच्छी बॉन्डिंग हो गई है और बिल्ली के साथ भी वह अस्ती खेलती रहती है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि कियारा को हॉरर मूवीज का बहुत शौक है, और यहाँ पर द फेमस नस्फराटू मूवी चल रही होती है। पर अब सब कुछ ठीक सा जा रहा था महसूस होता है, और हम भी बार बार किसी जले हुए आदमी के काले साए को उस रूम के अंदर देख पाते हैं। मीनवाइल ईलू मिश्रा अपने बेटे जीवा की तलाश करते करते पहुंच जाती है इसी हकीम के पास, जहां पर कोई बग्गा नाम का आदमी बार बार इलाज के लिए आया करता था, जो कि दिखने में पैसे वाला लगता है। और हम यह भी नोटिस कर पाते हैं कि उसने बग्गा को खून के साथ मिलाकर पिसा हुआ बिच्छू भी पिला दिया था। खैर, इसके बाद में हकीम को दिखाया जाता है, जो कि जीवा के बारे में कुछ नहीं बताता, और ईलू मिश्रा उसको धमकी देकर जाती है, लेकिन उल्टा हकीम उसको अपना कार्ड देता है कि वह उसके पास जरूर आएगी। हकीम यहाँ पर काफ़ी मिस्टीरियस व्यक्ति था। उसको देखकर ऐसा ही लगता था जैसे उसको कोई बीमारी हो, क्योंकि वह हमेशा खांसता और अजीब तरह की हरकतें करता था, जैसे कि उसके अंदर एनर्जी नहीं थी। यहाँ तक कि कहानी जानने के बाद अभी आपको लग रहा होगा कि यहाँ के सारे प्लॉट्स अभी बिखरे हुए पड़े हैं, लेकिन ट्रस्ट मी, थोड़ी देर में आपस में सब जुड़ जाएंगे और तब आपको इस सीरीज की गहराई पता चलेगी। मीनवाइल हम हॉस्टल के अंदर ग्रेसी और ईलू को देखते हैं, जो कि अपनी कार निकालती है, और यह कार काफ़ी समय बाद निकाली गई, जो कि काफ़ी वियर्ड सा बिहेव करती है, और इसी कार में बैठकर अनु को ले जाया गया था, और फिर उसके बाद में वह भयानक हादसा हो गया था। एनीवेज हम लाना को देखते हैं, जिसके गर्दन पर कुछ मार्क्स थे। यह चारों लड़कियां डरी हुई थी। वार्डन ग्रेसी उनको वहां से जाने के लिए कहती है, लेकिन कोई भी जाने को तैयार नहीं। रीमा तो 8 महीने प्रेग्नेंट थी, फिर भी वह कभी हॉस्टल चेकअप के लिए नहीं जाती, और ना ही बाकी तीनों लड़कियां कहीं जाया करती थी। सो यहाँ पर कुछ तो हुआ था जो कि उनको बाहर जाने से रोकता था, और इसी के चलते ईलू ने ग्रेसी को इस हकीम के बारे में बता दिया था। अब हकीम वहाँ पर आता है
जो कि देखते ही समझ जाता है कि रूम नंबर 333 में कुछ तो हुआ है। यह रूम अब खुद ब खुद बंद हो जाता है और आईने में उसी काले साए को देख पाते हैं जो कि हकीम को हवा में उठा लेता है। हकीम कहता है कि इस रूम में कुछ तो है और जो लड़की यहाँ पर रह रही वह ज़्यादा दिन जिंदा नहीं बचेगी। लेकिन ऑब्वियसली बदनामी के डर से ग्रेसी हकीम को बाहर कर देती है। लेकिन रात में हकीम वहीं पर था। लाना को बाहर आने के लिए वह कहता है और लाना के गले में वापस से मार्स आ जाते हैं, जैसे कि वह रस्सी से उसको हॉस्टल में कोई खींच रहा हो। यह चारों लड़कियां बाहर क्यों नहीं निकल रही थी? वो साया उनको बाहर नहीं जाने दे रहा था। हकीम लाना को एक बोतल देता है और कहता है कि उसको मधु के खाने में मिलाना होगा और बस फिर उसको बुलाना होगा। जब यह साया मधु को पूरी तरह अपने कब्जे में ले लेगा तब वह उन चारों की हेल्प करेगा। अब लाना खुद को बचाने के लिए ऐसा ही करती है। निक्की इन सब में शामिल नहीं होना चाहती थी, लेकिन प्रेशर के चलते उसको चुप रहना पड़ता है। अब यह लोग मधु को चाय में, सूप में सारी चीज़ें मिलाकर पिला रहे थे। आप सोच रहे होंगे कि आखिर हकीम का क्या सीन है, तो अब इस कहानी में आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ मैं एक और प्लॉट ऐड करता हूँ। हकीम असल में एक काइंड ऑफ सीरियल किलर था जो खुद बीमार था। वह आसपास की लड़कियां, दूर गांव की लड़कियां उनको उठा लेता था, जिसमें उसकी मदद करता था बब्बन। यानी कि इलाज के नाम पर वह किसी खास लड़की की रूह को अपने अंदर लेना चाहता था, जिसके चलते उसका इलाज हो जाएगा। और उसने लाना से यही डील करी थी, क्योंकि उसके हिसाब से मधु स्पेशल है। उसके मुताबिक वह सताई हुई सोल है। अब हकीम के नाम पर पहले से ही केसेस दर्ज हो रखे थे, लेकिन कभी उसको पुलिस पकड़ नहीं पाई थी। वो लड़कियों के हाथ पर एक स्पेशल मार्क बनाकर उनकी रूह चुराने की कोशिश करता है। वह यहाँ पर काला जादू करता है। तब सेम केसेस इलू मिश्रा रीओपन करती है ताकि वह इनडायरेक्टली अपने बेटे तक पहुंच जाए, लेकिन उसको उसका बेटा नहीं मिलता। लेकिन हकीम का मकसद लड़कियों को बचाना नहीं था, बल्कि खुद को बचाना था। अब रात का समय आता है जहाँ पर मधु को दिखाया जाता है, जो कि अपने रूम के अंदर सोने की कोशिश कर रही थी। इनफैक्ट वह नींद की गोलियां भी लिया करती थी, जिसके चलते उसको नींद आया करती थी, अदरवाइज वह सो नहीं पाती थी। और इसी चीज का अंदाजा अरुण को भी स्टार्टिंग में हो चुका था, क्योंकि उसने उसके बैग के अंदर गोलियां देख ली थी। अब तभी मधु को उसके रूम के अंदर बंद पड़े संदूक के अंदर से एक बिच्छू आता हुआ दिखता है। उसको एक स्लीप पैरालिसिस काइंड ऑफ थिंग हो गई थी और फिर उसके ऊपर वही काला साया आ गया था। खैर, अब अगले दिन जब उसकी आंखें खुलती हैं तो उसके एंकल पर बिच्छू के काटने का निशान था। यानी कि वह सपना नहीं था, सब कुछ सच हो रहा था। बेचारी इतनी डरी हुई थी कि उसको समझ में नहीं आता था कि क्या करा जाए, यानी कि वह सपना था या फिर सच। अब मधु नकुल के घर पहुंचती है अपने डाउट को क्लियर करने के लिए। वहां जाकर नकुल साफ इंकार कर देता है कि वह ग्वालियर कभी गया ही नहीं। उसके पिता को डिमेंशिया है, जिनकी देखभाल उसको करनी ही पड़ती है, और वह काफी रेप्यूटेड पर्सन है, जिसके चलते मधु को भी यह बात समझ आ जाती है। आप यह भी सोच रहे होंगे कि अपने बॉयफ्रेंड अरुण को छोड़कर वह अकेले क्यों गई, तो असल में अरुण और मधु डेट पर गए थे, तो पास्ट को लेकर उसने कुछ कमेंट्स पास कर दिए, जिसके चलते उनका ब्रेकअप हो गया। साथ ही साथ और भी कुछ ऐसी चीजें थी जिसके चलते ऐसा हुआ था। और मधु को नकुल पसंद आने लगा था, क्योंकि उसको लगा कि उसने नकुल को गलत समझ लिया है और यह वह व्यक्ति नहीं था जिसने 1 साल पहले उसके साथ गलत काम किया था। अब हम बात करते हैं हकीम के बारे में। तो हकीम असल में लड़कियों को मारकर उनका खून इकट्ठा करके उसकी दवाई बनाया करता है। उसको एक ऐसी लड़की की तलाश थी जिसकी रूह से वह खुद का इलाज कर लेगा, और इसी के चक्कर में उसने खूब सारी लड़कियों का कत्ल कर दिया था। बब्बन और जीवा उसके साथ जुड़े हुए थे, दोनों उसका साथ दे रहे थे, लेकिन अंत में बब्बन ने भी उसका साथ छोड़ दिया था। लेकिन जीवा के बारे में किसी को कोई खबर नहीं थी। मैंने आपको पहले बताया था कि बग्गा नाम का इंसान हकीम के पास आता था, लेकिन उसकी दवाई का उस पर कोई असर नहीं हुआ, तो हकीम उसको बेरहमी से मार डालता है, क्योंकि वह उसको धमकी दे रहा था। खैर, फाइनली पुलिस को एक सड़ी गली हुई लाश मिलती है, जिसको यमुना नदी में फेंका गया था, और यह लाश किसी और की नहीं थी बल्कि जीवा की थी। उसको 6 महीने पहले ही खत्म कर दिया गया था। और यह सुनकर इलू मिश्रा की रूह कांप जाती है। उसका लड़का हमेशा गलत काम करता था, जैसे कि उसने किसी की आंख फोड़ दी थी। वह लड़कियों को छेड़ता भी था और नशा भी करता था। हकीम से कुछ लड़कियों को सुधारने के लिए काला जादू भी सीख रहा था, लेकिन यहाँ पर माँ की ममता इस हद तक हावी थी कि इलू मिश्रा फिर भी उसके पीछे रोती रहती थी। वह अपने पति से भी अलग रहा करती थी, क्योंकि वह उसके साथ मारपीट करता था, और उसी दुख में वह ग्रेसी के साथ मिलकर दारू भी पिया करती थी। अब यह सारी बातें इलू मिश्रा के सीनियर पुलिस ऑफिसर उसको बताते हैं, और वह यह भी देखती है कि एक हाई प्रोफाइल केस आया हुआ है, जो कि था मिस्टर बग्गा के मिसिंग होने का। और जैसे कि हमने पहले ही बता दिया कि बग्गा को कैसे हकीम ने मार दिया था। अब जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ती हम देखते हैं कि मधु का पोजीशन बढ़ता जाता है, उसका घाव भी बढ़ रहा था, और नकुल उसको पब में इनवाइट करता है, जहां पर उनके बीच एक किस भी हो जाती। तभी वहां पर 2 लड़के नकुल को नकुल भैया कहकर बुलाते हैं, जिससे कि तुरंत ही मधु वहां से भाग जाती, क्योंकि जब उसके साथ गलत काम हुआ था तब भी यह सेम आवाज उसने सुनी थी, और उसको फिर से नकुल के ऊपर शक होने लगता है। और नकुल उसको बहुत बार कॉल्स करता है, लेकिन वह उसकी कॉल को अटेंड नहीं करती। अब यह सारी चीजें चल ही रही थी
कि तभी कुछ झलकियां दिखाई जाती हैं कि अनु भी मधु की तरह ही पजेस्ट हुई थी और इसी काले साये ने उसको डराया था और ट्रक के सामने धक्का दे दिया था, जिसके चलते वह खत्म हुई थी। और तब से ही बाकी चारों लड़कियां इसी हॉस्टल में कैद हैं। खैर अब तभी हम प्रेजेंट में देखते हैं कि निक्की के घर वाले उसको लेने आए हुए हैं, लेकिन जैसे ही वह हॉस्टल से बाहर जाती है उसके एक नाक से खून आने लगता है और बस तुरंत ही उसको वापस लाया जाता है। सबको समझ आ गया था कुछ तो गड़बड़ है और इसी के चलते मधु डॉक्टर सुहानी को अपने पास्ट और रूम के अंदर साये के बारे में बता देती है। तो डॉक्टर सुहानी अब हॉस्टल में आकर सबसे बात करती है और कोमल को बाहर लाती है, लेकिन यह काला साया उसके चेहरे पर भी खरोच के निशान छोड़ देता है। डॉक्टर सुहानी यह देखकर खुद भयभीत हो जाती है। उसको लगता है कि यह शायद मास हिस्टेरिया टाइप की कोई चीज होगी कि तभी मधु वापस से अरुण से कनेक्ट करती है। वह इंटीमेट होते हैं और दोनों फिर से एक हो जाते हैं। लेकिन तभी रास्ते में मधु को लिफ्ट देने के लिए नकुल आता है। अब तक मधु मान चुकी थी कि यह चीज नकुल ने नहीं की थी, लेकिन अचानक से ही नकुल के एक्सप्रेशन चेंज हो गए थे। वह एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ, 1 साल पहले उसी ने मधु के साथ गलत काम किया था। वो उससे 2 साल सीनियर था और वही उसको गिफ्ट वगैरह दिया करता था। अब यहाँ पर हम एक साइको नकुल को देख पाते हैं, जो कि अपने पब वाले 2 दोस्तों के साथ मिलकर मधु को उसी हॉस्टल के पास वाले जंगल में लाता है, वह भी खत्म करने के लिए, क्योंकि अगर बाहर सच्चाई आ जाती तो मधु पुलिस कंप्लेंट कर सकती थी। लेकिन तभी बारिश होने लगती और मधु भी पजेस्ट होकर नकुल के दोनों दोस्तों को मार डालती और यह खौफनाक मंजर देखकर नकुल भाग जाता है और ऐसा दिखाता है जैसे वह कभी वहां आया ही नहीं। अब इसी पजेस्ट हालत में मधु हॉस्टल आती है और वहीं पर गिर पड़ती है। उसने सबको डरा दिया था। खैर अगले ही दिन मधु की हालत बहुत खराब हो गई थी और वह अरुण को सब कुछ बता देती है। उसके अंदर कुछ तो है, उसने 2 लड़कों को मार दिया था और नकुल वही इंसान है जिसने वह सब किया था। और मधु ने डॉक्टर सुहानी की बेटी कियारा को भी डरा दिया था। उसका पजेशन 2 बार दिखा। इनफैक्ट जो बिल्ली उसके पास आया करती थी वह भी मधु से डर रही थी। अब हॉस्टल के अंदर जो लड़कियां होती हैं वह भी मधु को बताती हैं कि वह हकीम के पास जाए और वही उसको ठीक कर सकता है, और होता भी यही है। वो हकीम के पास आ गई थी, लेकिन वो उसको बेहोश करके नीचे बेसमेंट में ले जाता है, जहाँ पर बग्गा की लाश पड़ी हुई थी। वो मधु की रूह को खींचने ही वाला था, लेकिन तभी फाइनली ईलो मिश्रा पुलिस के साथ हकीम के वहां रेड मार देती। बेसमेंट के अंदर वह मिल जाता है और मधु वहां से भाग जाती है। लेकिन यहाँ पर हकीम डरता नहीं है, बल्कि कहता है कि उस रूम के अंदर ईलू के बेटे जीवा की ही रूह है और उससे बात करनी है, तो ईलू उसके पास ही आएगी। और यह कहते हुए वहां से निकल जाता है। ईलू मिश्रा को भी यह पता लग गया था कि असल में उस हॉस्टल के रूम में जीवा को ही मारा गया। इनफैक्ट जब वह गायब हुआ था तो आखिरी टाइम उसका फोन उसी एरिया के पास मिला था, यानी कि उसका फोन आखिरी टाइम वहीं पर एक्टिवेट हुआ था। अब एक एक करके सारे राज खुलते चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक राज अभी भी बचा हुआ था। अब मधु और अरुण को पता लग चुका था कि नकुल ही वह इंसान है, लेकिन अरुण तभी एक और बात बताता है। उसने ही अपने फ्रेंड को मधु की वह फंक्शन वाली फोटो फॉरवर्ड करी थी, यह दिखाने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड कितनी सुंदर है। और फिर उस बेवकूफ ने लड़कों के सारे ग्रुप के अंदर उस फोटो को फॉरवर्ड कर दिया था और उसके बाद ही नकुल ने गुस्से में आकर ऐसा किया था। लेकिन जब अरुण नकुल को फेस करता है तो वह यह कहता है कि उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको जो करना है वह कर सकते हैं। उल्टा उसके दोस्तों को खत्म करने के इल्जाम में उनको जेल भेजेगा, क्योंकि उसकी पहुंच काफी ऊपर तक थी। एनीवेज तभी हम देखते हैं कि हॉस्टल के अंदर डॉक्टर सुहानी निक्की के परिवार को बुलाकर निक्की को एनेस्थेसिया देकर वहां से लेकर जाती है, यह पॉइंट प्रूव करने के लिए कि हाँ, हॉस्टल के अंदर कुछ नहीं और खाली यह साइकोलॉजिकल दिक्कत है। ग्रेसी भी उनके साथ ही जाती है, लेकिन रास्ते में उन 2 लड़कों की लाश मिल जाती है पुलिस को, जिनको मधु ने खत्म किया था। अब हॉस्पिटल के अंदर MRI मशीन के अंदर निक्की को डाला जाता है और बस तभी निक्की ऑन द स्पॉट खत्म हो जाती है, यानी कि उस स्पिरिट ने उसको खत्म कर दिया था। और जैसे ही यह खबर कोमल, लाना और रीमा को मिलती है, उनके होश उड़ गए थे। उनको समझ आ चुका था कि अब वह नहीं बच पाएंगी और यह खबर आते ही गवर्नमेंट हॉस्टल के ऊपर बैन कर देती और ग्रेसी सभी को जाने के लिए कह देती। खैर अब तक हम देखते हैं कि फाइनली मधु फुल पोजीशन में आ गई थी और उसके पैर का घाव भी भर गया था और ईलू मिश्रा को भी सब कुछ पता चल चुका था कि ग्रेसी और उसके हॉस्टल ने उससे क्या क्या छुपाया है। और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं इस भयानक खौफ सीरीज के असली पत्ते। आखिर हुआ क्या था और यह रूम यानी कि रूम नंबर 333 हॉन्टेड कैसे हुआ। दरअसल जो जीवा था वह असल में नशा किया करता था और इसी हॉस्टल में पेंटर का काम करता था और यह काम उसको ग्रेसी ने ही दिया था, जिसके बारे में उसकी माँ को कुछ पता नहीं था। अब रूम नंबर 333 के साइड में हमने जो पेड़ और पेंटेड हाथ देखे थे, तो वह सब जीवा के सामने ही इन 5 दोस्तों ने किया था। लेकिन तभी जीवा के हाथ पर कट लग जाता है। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि अनु जो थी वो साफ दिल की लड़की थी, वह उसको पट्टी करती है, लेकिन तभी जीवा के पैंट से लेजर लाइट नीचे गिर जाती है। तो यहाँ हमें पता चलता है कि सीरीज की शुरुआत से लेकर अब तक अनु और दूसरी लड़कियों को छेड़ने वाला कोई और नहीं था, बल्कि जीवा ही था। और यह पता चलते ही रीमा जीवा को थप्पड़ मार देती, लेकिन जीवा उन सबको गालियां देकर उल्टा सीधा बोलकर चला जाता है कि वह उन सबसे जरूर बदला लेगा। खैर अब इसके बाद न्यू ईयर आता है, यानी कि 31 दिसंबर,
जहाँ पर अनु के बॉयफ्रेंड की सोसाइटी में उसने फ्लैट लिया था। वहाँ पर उसने पार्टी रखी थी और उसी दिन अनु के बॉयफ्रेंड के घर में फंक्शन भी था जिसके अंदर वह इनवाइटेड नहीं थी। अब सब उसको समझाते हैं कि उसका बॉयफ्रेंड उसको धोखा दे रहा है, लेकिन फिलहाल यह लड़कियां घर में पार्टी कर रही होती हैं। लेकिन तभी उस घर का लैंडलॉर्ड उनको यहाँ से निकाल देता है। कोमल एक टाइम पर कॉल गर्ल हुआ करती थी जिसका खामियाजा सबको भुगतना पड़ता, क्योंकि लैंडलॉर्ड का लड़का और उसका दोस्त उन लड़कियों के साथ पार्टी करना चाहते थे और उनके साथ इंटीमेट होना चाहते थे, लेकिन लड़कियां ऑब्वियसली कंफर्टेबल नहीं थी, जिसके चलते मकान मालिक ने उनको वहां से बाहर निकाल दिया था, क्योंकि खाली चाबियां बस दी गई थी। यहाँ पर कोई एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ था और यह सारी चीजें न्यू ईयर की शाम को हुई थी। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि निक्की, कोमल, रीमा और लाना ऑटो से वापस हॉस्टल के लिए जा रही होती है, जहाँ पर बीच में उनको लड़के छेड़ते हैं और जो ऑटो वाला था वह सिगरेट पीने के चक्कर में उनके रास्ते से उतार देता है। लेकिन किसी तरह से वह हॉस्टल आ जाती है और अनु अपने बॉयफ्रेंड के घर के टेरिस पर जाती है, जहाँ उसको एक शॉकिंग चीज पता चलती है कि आज उसके घर पर कोई पार्टी नहीं थी बल्कि उसकी एंगेजमेंट हो रही थी। यानी कि अनु का बॉयफ्रेंड गलत आदमी था। वह सोचता था कि अब अनु की फ्रेंड ऐसी है तो वह कैसी होगी। अनु का इससे दिल टूट जाता है। वह वापस हॉस्टल के पीछे वाले रास्ते से आ रही होती है, जहाँ पर उसको बसेस वगैरह मिलती हैं और ड्रॉप करती है। लेकिन फिर से जीवा नशे की हालत में उसको छेड़ता है, क्योंकि वह वहीं पर थोड़ी देर पहले बब्बन के साथ दारू पी रहा था और उसने हकीम की दी हुई ड्रिंक भी पी थी। लेकिन बब्बन वह इस चीज के लिए उसका साथ नहीं देता और वहां से चला जाता है। खैर वह उसी रात अपनी माँ से झगड़ा करके भी आया था। आखिरी बार उसकी माँ से न्यू ईयर वाले दिन ही बात हुई थी। उसी टाइम पर हम यह भी नोटिस करते हैं कि रात में ईलू और ग्रेसी भी पार्टी कर रहे थे, लेकिन ईलू और ग्रेसी को आइडिया नहीं था कि जीवा हॉस्टल में होगा। खैर अब अनु इतने गुस्से में थी कि जीवा को बोलती है कि हिम्मत है तो वह अंदर आके दिखाए। गार्ड भी दारू पी के सो चुका था। अब पांचों दोस्त कोमल, अनु, रीमा, लाना और निक्की टेरेस के ऊपर पार्टी कर रहे थे। तभी जीवा वहां पर आकर अनु को जबरदस्ती किस करता है और बस वह दिल्ली कांड वाली बात दोहरा देता, जिसके चलते रीमा गुस्से में आ गई थी और वह जीवा के शरीर में आग लगा देती है। वह बुरी तरह से जलकर वहीं गिर पड़ता है। लेकिन तभी हॉस्टल में बाहर ईलू और ग्रेसी आ जाते हैं, जो कि टेरिस में जल रही आग को देखकर गुस्सा होते हैं और वहां पर आने लगते हैं। यह लड़कियां किसी तरह जीवा को रूम नंबर 333 में उसी संदूक के अंदर बंद कर देते हैं। दरअसल वह यहाँ पर खत्म नहीं हुआ था, बल्कि अपनी माँ की आवाज सुनकर वह माँ माँ चिल्ला रहा। लेकिन तभी उस संदूक के ऊपर अनु बैठ जाती है। अब इलू ने यह सब देखा भी था कि लड़कियां किसी को ले जा रही थी, लेकिन नशे की वजह से उसको कुछ खास समझ नहीं आया था। लेकिन बाद में लड़कियां क्या लेकर गई थी उसको सब कुछ समझ आ चुका था और बस इसी संदूक के अंदर जीवा के प्राण निकले, जिसके वजह से उसकी स्पिरिट उसी रूम के अंदर बस गई। उसके बाद अनु की मौत हो गई और निक्की की भी मौत का कारण यही था। यहाँ पर मधु का पोजेशन, वो 3 लड़कियां जो बीजा बोर्ड खेल रही थी, उन सबके साथ क्या हो रहा था हमको अब समझ में आ रहा था। इनफैक्ट यहाँ पर जो हकीम था उसको भी जीवा की स्पिरिट ने हवा में उठा लिया था। अब इन 5 लड़कियों ने ही जीवा की बॉडी को यमुना नदी में फेंक दिया था और इसी वजह से पुलिस को लाश नदी में मिली थी। और सबसे बड़ी बात कि ग्रेसी ने कार को काफी टाइम बाद निकाला था और इसी कार के अंदर यह लड़कियां जीवा की बॉडी को डिस्पोज करने के लिए यमुना नदी के पास गई। एनीवेज अब प्रेजेंट टाइम में हर जगह हकीम के बारे में खबर आ चुकी थी। मीनवाइल हम यह देखते हैं कि रीमा की डिलीवरी भी हो रही थी और तभी अचानक से होता यह है कि मधु अब अरुण के यहाँ पर फुल पोजीशन में आ जाती है और उसको धक्का देकर हॉस्टल में आ जाती है, जहाँ पर सभी लोग उसको बहुत मुश्किल से काबू करते हैं और लाना वह फाइनली हकीम वाला लिक्विड मधु को पिला देती है। जिसके बाद हम मधु के अंदर की कसमकस को देख पाते हैं कि वह किस कदर परेशान हो रही थी। जीवा की स्पिरिट उसको कहती है कि वह उसके साथ चले। उसने उसके अंदर की चीजों को देखा है, उसको बचाने की कोशिश करी है और वह रहे या फिर न रहे वह अपना बदला नकुल से ले ले। और अब मधु अपने पास्ट को ओवरकम करके नकुल को मार डालती है, जैसी कि वह हमेशा से चाहती थी। अब यहाँ पर ईलू मिश्रा भी ग्रेसी से कहती है कि उसको सब कुछ पता था और ग्रेसी बस यही कहती है कि उसको इन सब के बारे में कोई आइडिया नहीं था और वैसे भी जीवा कोई अच्छा इंसान नहीं था, वह गलत इंसान था। और इसी के चलते ईलू रूम नंबर 333 में जाती है, जहाँ पर मधु बधी हुई थी और पोजीशन में थी। तब तक हकीम भी वहाँ पर आ चुका था, जिसको ईलू ही लेकर आई थी, जिसके पास जिंदा रहने के लिए ज्यादा वक्त नहीं था और उसको मधु की रूह किसी भी हालत में चाहिए थी, जिसको ग्रेसी मारती भी है। लेकिन वह उसको लेकर नीचे कूद जाता है, जिसके बाद हकीम तो बच गया था लेकिन ग्रेसी खत्म हो जाती है। अब पूरे हॉस्टल की लाइट भी चली गई थी, बस रूम नंबर 33 और रूम नंबर 32 की रूम की लाइटें चल रही थी। फाइनली ईलू आकर जीवा की स्पिरिट से रिक्वेस्ट करती है कि वह मधु को छोड़ दे और तब हम जाकर देखते हैं कि मधु ने अपने अंदर से जीवा को बाहर कर दिया था या फिर उसने अपनी माँ की बात मान ली, जिसके चलते रूम नंबर 333 पूरी तरह से तबाह हो चुका था। फ्लोर की टाइल्स टूट गई थी और जीवा की माँ भी खत्म हो जाती है। अब यहाँ पर हकीम को लड़की की रूह तो नहीं मिली, लेकिन जीवा को हकीम का शरीर मिल जाता है, जिसके चलते वह बची हुई 3 लड़कियों को मारने आ जाता है। उसके हिसाब से उन्होंने ही उसको वहाँ पर रखा हुआ था, उन्होंने ही उसको मारा था। अब हकीम के अंदर का जीवा रीमा, उसकी न्यूबॉर्न लड़की कोमल और लाना को मारने आ रहा था,
लेकिन उससे पहले लाना मधु को देखकर उसको खत्म करने आती, लेकिन मधु अब नॉर्मल थी और कोमल उसको छोड़ने के लिए कहती है। मधु अब जाने लगती है, लेकिन जैसे ही उसको लगता है कि हकीम के अंदर जीवा की रूह आ गई है तो वह मदद करने आती है। तभी हम देखते हैं कि कोमल के बाल तक उसने उखाड़ दिए थे, लेकिन फाइनली मधु कुल्हाड़ी की मदद से हकीम का सर काट देती है, जिससे कि सभी को बचा लिया जाता है। अब डॉक्टर सुहानी यहाँ पर आकर पुलिस से डील करती है। अब मधु बिल्कुल ठीक थी। इनफैक्ट वह पुलिस से यह भी कहती है कि वैसे भी जो हकीम था वह बहुत बड़ा सीरियल किलर था और उसको मार भी दिया गया तो क्या हुआ, क्योंकि अगर मधु ऐसा नहीं करती तो वह उनको खत्म कर देता। खैर, अब लाना, कोमल और रीमा इतने महीनों बाद यहाँ से बाहर गए थे और शायद अब वह अपने अपने घर वापस चले जाएंगे। और अरुण अभी भी जिंदा था और हॉस्पिटल में था, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मधु रहती है। अब आपको यह भी लग रहा होगा कि सारे प्लॉट तो क्लियर हो गए, लेकिन एक प्लॉट और एक बात अभी भी बाकी है जो मैंने आपको पहले भी कही थी, जो कि किसी और की नहीं बल्कि नकुल की थी। अब नकुल की शादी बेला से हो रही थी कि तभी पुलिस उससे उसके दोस्तों के सिलसिले में पूछताछ करने के लिए आती। बेला उल्टा मधु और अरुण को फंसाने की कोशिश करती है, लेकिन नकुल उससे परेशान होकर होटल रूम में चला जाता और बेला को फोन पर डांट भी देता है, जिसके चलते बेला नीचे रो रही। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मधु का डरावना रूप नकुल के सामने आकर उसको डराने लगता है, जिसके चलते ऑन द स्पॉट वो खत्म हो जाता और बेला समेत सारे गेस्ट यह देखकर रोने लगते हैं। फाइनली एक गलत काम करने वाले को भी सजा मिल गई। और जब मधु के अंदर जीवा ने कहा था कि वह अपना बदला ले ले, तो उसका मतलब यही था, वह रहे या फिर ना रहे, नकुल को मारने का काम वह जरूर करेगा। यहाँ पर जीवा की स्पिरिट ने मधु के अंदर का गुस्सा और तड़पन को देखी थी। वह गलत लड़की नहीं थी। जीवा यहाँ पर उतना बुरा भी नहीं दिखाया गया जितना हालातों ने उसको बना दिया था। यहाँ पर उस पर गलत संगत का असर हुआ था। और तभी हम मधु को हॉस्पिटल में अरुण के पास देखते हैं, जो कि कैमरे में बियर्ड नजरों से कुछ देखती है। ये मीन्स कि उसके अंदर कहीं ना कहीं एक डेमोनिक अंश छूट गया था, जिसके चलते अब वह फाइनली दुनिया से लड़ने के लिए रेडी है। अब वह पहले वाली सहमी सी मधु नहीं रह चुकी थी, अब वह दुनिया को फेस करने के लिए रेडी थी। और इसी के साथ खौफ सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, यही थी रिसेंटली रिलीज हुई प्राइम वीडियो की एक हॉरर सुपरनेचुरल सीरीज खौफ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इन केस आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं और इंटरेस्टिंग सीरीज और मूवी लेकर आने वाला हूँ, इसलिए नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।